बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 1 है। हम चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट करने लगे हैं। ये जो चैप्टर है इसमें से MCQ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चैप्टर 27 का पहला लेक्चर है और चैप्टर जो 27 है उसका नाम है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इंसान और उसका माहौल। इंसान और उसका माहौल, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। चलिए पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर को, देखते हैं इसमें क्या है। ह्यूमंस लाइक अदर स्पीशीज आर द पार्ट ऑफ अर्थ's इन्वायरमेंट। ह्यूमंस लाइक अदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज की तरह इंसान भी पार्ट ऑफ अर्थ's इन्वायरमेंट, ज़मीन के माहौल का हिस्सा है। दूसरी स्पीशीज की तरह इंसान भी ज़मीन के माहौल का हिस्सा है। Humans like other species are part of Earth's environment. The first humans were hunters. याद रखना, जो सबसे पहले इंसान आए थे वो हंटर्स थे, शिकारी थे। And had low population, और उनकी आबादी कम होती थी, आबादी कम होती थी। तो शुरू का जो इंसान था वो हंटर था, MCQs बनेगा। And they had low population, उनकी आबादी कम थी। At that time humans functioned as natural predator. उस टाइम इंसान काम करता था एज ए नेचुरल प्रीडेटर के तौर पर, कुदरती शिकारी के तौर पर, एंड हर्बीवोर के तौर पर, यानी कि एक जानवरों का शिकार करता था, जानवरों से खुराक लेता था, और दूसरा हर्बीवोर था, पौधों से खुराक हासिल करता था। सो एट दैट टाइम, यानी कि शुरू में जो इंसान था वो किसके तौर पर काम करता था? नेचुरल प्रीडेटर था, और हर्बीवोर था, पौधों से खुराक लेता था। विद द अडॉप्शन ऑफ द एग्रीकल्चर, जैसे इंसान ने ज़राअत का शोबा अख्तियार किया। विद द अडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे इंसान ने ज़राअत का पेशा इख्तियार किया। कब? सम 10,000 years ago, तकरीबन 10,000 साल पहले। सो आपको पता होना चाहिए कि आज से 10,000 साल पहले इंसान ने किस पेशे को इख्तियार किया? एग्रीकल्चर को। ह्यूमन्स पॉपुलेशन एंड कन्वर्जन ऑफ लैंड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिगिन टू इंक्रीज रेडिली। तो जब आज से 10,000 साल पहले जब इंसान ने ज़राअत के पेशे को इख्तियार किया, तो उसके इख्तियार करते ही इंसानी आबादी, ह्यूमन पॉपुलेशन, और कन्वर्जन ऑफ लैंड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, की जो ज़मीन थी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दो चीज़ें, एक बेटा इंसान की आबादी और दूसरा कन्वर्जन ऑफ लैंड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि ज़मीन कन्वर्ट होने लगी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ये दो चीज़ें क्या हुई? बिगिन टू इंक्रीज रेडिली, इन दो चीज़ों में तेज़ी से इजाफा हुआ। कब? 10,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर की अडॉप्शन हुई थी। तो सिंपल आपने ये समझना है कि 10,000 साल पहले जब अडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर हुई तो ह्यूमन पॉपुलेशन, और दूसरी चीज़ कन्वर्जन ऑफ लैंड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये दो चीज़ें बिगिन टू इंक्रीज रेडिली, तेज़ी से बढ़ी थी। आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, इंसान कारखाने लगाने लगा, इंसान सनतें लगाने लगा। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया? चेंज्ड द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द ग्लोबल इन्वायरमेंट। फिर इंसान ने सनतें लगाना शुरू की, कारखाने लगाने शुरू किए। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसने चेंज कर दिया जो इंसान का इंटरेक्शन था माहौल के साथ, ठीक है। कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो हमारा माहौल के साथ इंटरेक्शन होता था, जो ताल्लुक होता था, वो डिफरेंट होता था। फिर जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई तो हमारा जो माहौल के साथ ग्लोबल इंटरेक्शन था, यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट, ग्लोबल बोलते हैं दुनिया का, दुनिया, इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल। सो दुनिया का जो माहौल है उसके साथ जो हमारा इंटरेक्शन था वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से। इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज्ड द नेचर ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन विद द ग्लोबल इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंसान के तामुल को, इंसान के ताल्लुक़ को दुनिया के माहौल के साथ क्या कर दिया? चेंज कर दिया। द डिमांड फॉर एनर्जी टू रन इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री को चलाने के लिए, सनत को चलाने के लिए, कारखाने को चलाने के लिए डिमांड होने लगी किसकी? एनर्जी की। द डिमांड फॉर एनर्जी टू रन इंडस्ट्री,
और दूसरे नंबर पे एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन, दूसरा आबादी बढ़ने लगी या अर्बनाइजेशन होने लगी, शहर फैलने लगे, शहरों की आबादी फैलने लगी। दो चीज़ें, एक एनर्जी की डिमांड, एनर्जी क्यों चाहिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी की जो डिमांड थी वो बढ़ी, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई या अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया। अर्बनाइजेशन कहते हैं स्प्रेड ऑफ द अर्बन एरियाज, ठीक है, सिटी का स्प्रेड होना, शहरों का फैलना अर्बनाइजेशन कहलाता है। तो अर्बनाइजेशन होने लगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगी, और इंडस्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी की डिमांड भी क्या होने लगी, ज़्यादा होने लगी। तो इससे फिर क्या हुआ, ब्रॉड द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, उससे माहौलियाती मसाइल पैदा होने लगे, ठीक है, उससे क्या पैदा होने लगे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पैदा होने लगे, और वो भी कितने, ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, बहुत बड़े इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पैदा होने लगे। कब, जब डिमांड फॉर एनर्जी टू रन इंडस्ट्री हुई, कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए और उसकी डिमांड हमें हुई। दूसरे नंबर पे कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन हुई या अर्बनाइजेशन हुई। इन दो चीज़ों की वजह से क्या हुआ, इन दो चीज़ों की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ग्रेट मैग्नीट्यूड की शक्ल में हमारे सामने आने लगे। आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट इज़ ए ट्रेजर ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ट्रेजर कहते हैं ख़जाना, हमारा जो माहौल है वो एक ट्रेजर है, ख़जाना है, ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तमाम किस्म के रिसोर्सेज का, तमाम किस्म के वसाइल का हमारा माहौल एक ट्रेजर है, एक ख़जाना है। और वो वसाइल क्या होते हैं, रिसोर्सेज, एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ, वो ज़रूरी होते हैं ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। तो आपने क्या सीखा बेटा, आपने कहा इन्वायरमेंट जो है हमारा वो ट्रेजर ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, और वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ। इन्वायरमेंट इज़ ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड, हमारा जो माहौल होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ज़रिया है, किस किस चीज़ का, फूड का, शेल्टर का, क्लोथिंग का, फ्यूल का, फॉर द ह्यूमन। सो आपने क्या सीखा, हमारा माहौल एक ट्रेजर है, एक ख़जाना है उन तमाम रिसोर्सेज का जो ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स है फूड का, शेल्टर का, क्लोथिंग का, फ्यूल का, किन के लिए, इंसानों के लिए। आगे बेटा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके दो, आपने करने हैं कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, या नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अलग से भी आ सकता है, व्हाट आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज गिव एग्जांपल, व्हाट आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज गिव एग्जांपल, या राइट द डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इनको उर्दू में कहते हैं काबिल तजदीद वसाइल, नाकाबिल तजदीद वसाइल। खैर, सो इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं। Environmental resources are the primary sources for the existence of human. Environmental resources जो माहौल के resources हैं, माहौल के जो वसाइल हैं, they are the primary source, ये primary source हैं किसके लिए, for the existence of human, इंसान की existence के लिए, इंसान की बका के लिए, ठीक है। तो environmental sources are the primary sources for the एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन, इंसान की बका के लिए, इंसान के रहने के लिए एनवायरनमेंट के जो सोर्सेज हैं वो प्राइमरी सोर्सेज हैं। दीज रिसोर्सेज आर एदर रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, और ये जो रिसोर्सेज होते हैं बेटा ये दो किस्म के होते हैं, रीन्यूएबल भी हो सकते हैं, नॉन रीन्यूएबल भी हो सकते हैं। सो रिसोर्सेज को आपने दो में डिवाइड किया, they either are renewable resources or non renewable resources। आगे बेटा डेफिनेशन है, आगे डेफिनेशन है किसकी, रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, रीन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन है। मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल जिस तरह आपकी बुक में वो देख लेते हैं। एयर, वाटर, लैंड, फूड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये मिसालें हैं। 1 2 3 4 5 6
एयर हवा, वाटर पानी, लैंड जमीन, फूड खुराक, फॉरेस्ट जंगल, वाइल्ड लाइफ जंगली हयात। ये क्या है? ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नाम से जाए रीन्यूएबल है, मतलब दे आर नेवर डिप्लीटेड, ये कभी खत्म नहीं होते। दे आर रिसाइकल्ड इन द नेचर, ये नेचर में रिसाइकल हो जाते हैं। सो आप इस तरह तारीफ करोगे बेटा, आप कहोगे द रिसोर्सेज विच आर नेवर डिप्लीटेड एंड आर रिसाइकल्ड इन द नेचर, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या कहोगे? द रिसोर्सेज which are never depleted, the resources which never depleted, the resources which never depleted and are recycled in the nature, they are called renewable resources। फिर एग्जांपल में चले जाओगे, एयर, वाटर, लैंड, फूड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कि ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होते, कुदरत उनको दोबारा रिसाइकल करके हमें दे देती है। सो इसको आप एक और भी ऐड कर सकते हो। सो दीज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, नेवर डिप्लीटेड, रिसाइकल इन द नेचर। तीन बातें, द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, नेवर डिप्लीटेड, रिसाइकल इन द नेचर, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल आपने देख ली है। आगे चलते हैं, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले ये मिसालें बता रही है आपकी किताब, आप डेफिनेशन इसको हम बाद में करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड वेरियस मेटल, मेटल हो गई, नॉन मेटेलिक मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल में कौन है? कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोयला, ऑयल, कुदरती गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक हो गया। सो तीन चीजें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले एग्जांपल है, डेफिनेशन अभी नहीं किया आपने। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन शामिल है? वेरियस मेटल शामिल है, नॉन मेटेलिक मिनरल शामिल है, और तीसरे नंबर पे फॉसिल फ्यूल शामिल है। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या चीजें आती हैं? कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। अब डेफिनेशन, दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल, ये रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? एग्जॉस्टेबल होते हैं। एंड वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, अगर एक दफ़ा आप इनको कंज्यूम कर दो तो आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते बेटा। तो आपने क्या सीखा? आपने कहा कि ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टेबल हो, एक दफ़ा कंज्यूम हो जाए, दोबारा रिप्लेस ना हो उसके। सो डेफिनेशन इंग्लिश में करते हैं, द रिसोर्सेज which are exhaustible and once consumed cannot be replaced, they are called non-renewable resources. Examples are metals, non-metallic mineral and the fossil fuel which are coal, oil and natural gas. So ये दो important definition बेटा आपने की हैं। आगे चलते हैं, in nature there is no such thing as waste। कुदरत में हमारी ज़मीन में, हमारे माहौल में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वेस्ट हो, फालतू हो। सो इन नेचर देयर इज नो सच थिंग दैट इज वेस्ट, कुदरत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वेस्ट हो। कैसे? फिर डेड मटेरियल डिके, जो मुर्दा चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? मुर्दा चीज़ें डिके हो जाती हैं, और डिके होने के बाद बिकम द फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चीज़ें मर गई हैं, मरने के बाद टूटेंगी, टूट के खुराक बन जाएंगी दूसरों की। ठीक है बेटा। सो कुदरत में कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं है। इन नेचर देयर इज नो सच थिंग एज ए वेस्ट बिकॉज डेड मटेरियल डिके, डेड चीज़ों की डिके होती है, टूट फूट होती है, ब्रेक डाउन होती है, एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन, आफ्टर डिके दे बिकम फूड फॉर द अदर लिविंग थिंग। दिस फूड इज कंज्यूम, फिर उस फूड को जो डेड मटेरियल डिके हुए और खुराक बना ली, वो खुराक भी क्या हो जाती है? कंज्यूम हो जाती है या डिके हो जाती है, एंड बिकम अगेन फूड फॉर द other living organism. This is the nutrient cycle. अगला शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि what is nutrient cycle? The process that supply food to living things. वो साइकिल, वो प्रोसेस तो जो तमाम जानदारों को क्या मुहैया करता है? खुराक मुहैया करता है, उसे आप न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हो। तो बेटा ये डेफिनेशन आपने करनी है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एक बनेगा, मैं कहूँगा कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइकिल, डिफाइन न्यूट्रिएंट साइकिल। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि इन नेचर देयर इज नो सच थिंग एज वेस्ट, डेड मटेरियल डिके
and become food for other living thing. This food, ये वाली food, this food is consumed or decay and become food again. This is the nutrient cycle. Definition proper ये है, the process that supplies food to living things, कि वो अमल, वो साइकिल जो तमाम जानदारों को खुराक मुहैया करे, वो साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिल कहलाता है। अब वो देखिए डायग्राम देखें, फूड है वो कंज्यूम हो जाती है, खुराक है उसे खा लिया जाता है, उसके बाद वो जो जानदार खाते हैं वो डिके हो जाते हैं और डिके होने के बाद दोबारा क्या बन जाती है, खुराक बन जाती है। सो ये क्या है बेटा, एक न्यूट्रिएंट साइकिल है। वो जो डेफिनेशन आपने लिखी है वो लिख के ये आपने स्केच बना देना है, ठीक हो गया। फिर आपको 2/2 नंबर मिल जाएंगे। फूड लिखोगे कंज्यूम, फिर डिके, फिर फूड, इस तरह बना लोगे, इसको कहोगे न्यूट्रिएंट साइकिल, तो 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि द बैलेंस इन द न्यूट्रिएंट साइकिल कैन बी अपसेट व्हेन, कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल आपने देखा, ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल आपने देखा ये कब अपसेट होता है। व्हाट आर द फैक्टर दैट अपसेट द न्यूट्रिएंट साइकिल, कि कौन से फैक्टर हैं जो न्यूट्रिएंट साइकिल को अपसेट करते हैं, खराब करते हैं। 3 फैक्टर है। पहला, नॉट एनफ फूड इज प्रोड्यूस्ड, अगर जो खुराक बन रही है वो काफ़ी नहीं है। पहला कि खुराक जो बन रही है वो ही काफ़ी नहीं है, तो उसे न्यूट्रिएंट साइकिल क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। या दूसरा, टू मच फूड इज कंज्यूम्ड, खुराक ठीक बन रही है लेकिन उसको कंज्यूम ज़्यादा किया जा रहा है, उसको खर्च ज़्यादा किया जा रहा है, उसको इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। सो इन 2 से न्यूट्रिएंट साइकिल अपसेट होगा। तीसरी वजह, द डिकेड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड, जो चीज़ टूट गई, जो चीज़ डिके हो गई, जो ग़िज़ा, जो न्यूट्रिएंट डिके हो गए, वो दोबारा ग्राउंड को नहीं मिल पाते किसी न किसी वजह से। सो इन 3 चीज़ों की वजह से न्यूट्रिएंट साइकिल अपसेट हो जाता है। आप लिखोगे कि न्यूट्रिएंट साइकिल अपसेट होता है इन 3 फैक्टर की वजह से। व्हेन नॉट एनफ फूड इज प्रोड्यूस्ड, जब काफ़ी खुराक नहीं बनती, या टू मच फूड इज कंज्यूम, या बहुत ज़्यादा खुराक इस्तेमाल हो जाती है, या तीसरा, डिकेड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड, कि जो डिकेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो ग्राउंड को रिटर्न नहीं होते। इन 3 चीज़ों की वजह से जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो अपसेट हो जाता है। आगे चलते हैं। ऑल द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर लाइफ फॉर्म ए पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल, तमाम रिसोर्सेज जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं वो अपने अपने क्या बनाते हैं बेटा, नेचुरल साइकिल बनाते हैं। सो ऑल द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर लाइफ फॉर्म ए पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल, वो तमाम रिसोर्सेज जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं वो नेचुरल साइकिल का हिस्सा बनाते हैं। दीज साइकिल हैव नो बिगिनिंग एंड नो एंड, और ये जो नेचुरल साइकिल्स होते हैं इनकी कोई बिगिनिंग कोई एंड नहीं होता। द ड्राइविंग फोर्स, ये MCQs है आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल ऑफ दी साइकिल इज द सन। आपने क्या कहा, तमाम रिसोर्सेज जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो क्या बनाते हैं, नेचुरल साइकिल बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो नेचुरल साइकिल जो होते हैं उनकी कोई बिगिनिंग कोई एंड नहीं होता, और इन तमाम रिसोर्सेज का, तमाम साइकिल्स का जो सोर्स है, जो एनर्जी है, या उनको चलाने वाली जो एनर्जी है, जो चलाने वाली फोर्स है, वो कौन है, सन है बेटा, याद रखिएगा। सो द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल ऑफ दी साइकिल इज द सन, ज़मीन के ऊपर जो भी एनर्जी मौजूद है उसका जरिया सन है। आगे चलते हैं। द अर्थ इज़ ए सेल्फ सस्टेन यूनिट, हमारी जो ज़मीन है वो एक सेल्फ सस्टेन यूनिट है, एक खुद कफील इकाई है। हमारी जो ज़मीन है ये एक सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है, यानी अपनी कफालत खुद कर सकती है, सेल्फ सफिशेंट है, सेल्फ सस्टेन्ड है। वी आर इन आवर ओन स्पेसशिप, हम अपनी एक स्पेसशिप में रहते हैं। देयर इज़ नो चांसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन मोर रिसोर्सेज, ये हमारी अर्थ है और हम अपनी स्पेसशिप के अंदर रहते हैं, और हमारे पास कोई चांस नहीं है, हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम बाहर से क्या लेके आएँ, रिसोर्सेज लेके आएँ। क्या लेके आएँ, रिसोर्सेज लेके आएँ। एक लाइन यहाँ पर मिस है। सो हमें रिसोर्सेज का वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए, अक्लमंदाना इस्तेमाल करना चाहिए, केयर से इस्तेमाल करना चाहिए। सो हम अपनी स्पेसशिप के अंदर रहते हैं। देयर इज़ नो चांसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन द मोर रिसोर्सेज, मोर रिसोर्सेज लाने के लिए हमारे पास कोई चांस नहीं है। हमारे पास बस जो अंदर चीज़ें मौजूद हैं हमने उसी को इस्तेमाल करना है।
बाहर से चांस नहीं है हमारे पास। सो हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लिहाजा हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए वाइजली। सो ये आज आपका पहला लेक्चर था चैप्टर नंबर 27 का। अल्लाह हाफिज़।